हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो पीवाईक्यूज़ पॉलिटी के क्वेश्चंस है, उनकी ये सीरीज़ चलाई है और इसमें हमने पार्ट 6 कवर कर लिए हैं। आज हम पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं और आज जो क्वेश्चंस है इस सीरीज़ में, उनका जो लेवल है, वो बढ़ा दिया गया है। अब जो क्वेश्चंस आएँगे, वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, तो जब इनको करेंगे, तो ध्यानपूर्वक आप इन्हें हमारे साथ करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ। Consider the following statement in respect of the constitutional day। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस। ये सही है गलत है ये अभी देखते हैं। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को हर साल। और दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो 26 नवंबर है 1949 को, उस समय आपकी ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। तो अगर आपने पॉलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पार्ट है अगर वो पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, ये स्टेटमेंट यहाँ तक ठीक है कि ये बी आर अम्बेडकर के अंडर में बनी थी, बिल्कुल। बट कब बनी थी? ये 26 नवंबर 1949 को नहीं बनी थी। इस दिन तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शियली लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट होता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो ड्राफ्ट कमेटी है अंडर बी आर अम्बेडकर, ये कब बनती है? 29 अगस्त को 1947 में। ये फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनी थी इंडिया की। ओके, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा सके। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डे को हम 26 नवंबर को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। दैट्स व्हाई हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे, और हिंदी में इसको बोलते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस। और कब से ये जो संविधान दिवस मनाने की प्रोसेस है ये कब से शुरू की गई है? तो इट इज स्टार्टेड इन 2015। 2015 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बोथ वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी बोथ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, यस। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, यस। स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो द राइट आंसर विल बी सी। डी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है फिर कि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, नो। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ओके, बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है इसको संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 26 नवंबर को हर साल मनाया जाएगा और मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने 2015 में इसको मनाने का पेशी रखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। तब से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है हमने बता दिया है, अगस्त 29 1947 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा चेयर की गई थी और इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करना, नॉट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Consider the following statement. Statement 1 है, the Supreme Court of India has held in some judgment that the reservation policy is made under the Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration. थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है बट ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट टू क्या है? आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यहाँ पे हमको कुछ की वर्ड पकड़ने हैं। जैसे पहला कीवर्ड है डिफाइन।
दूसरा कीवर्ड क्या है? मेंशन। और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट। इस तरीके की अगर वर्डिंग आती है तो वहां पे हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं पहले स्टेटमेंट को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी इज मेड अंडर आर्टिकल 16(4). तो आर्टिकल 16(4) क्या है कि रिजर्वेशन की बात करी जाती है किसको? जो SC STs है उनको अगर गवर्नमेंट या पब्लिक जॉब जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है उसमें और पोस्ट गवर्नमेंट सर्विस एंड पोस्ट में अगर उनको कोई अपॉइंटमेंट मिलता है तो अगर कहीं पे कमी होती है तो उनको वहां पे अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात की जाती है आर्टिकल 335 के तहत। अगर जो पिछड़े वर्ग है उनका जो ये शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल कास्ट है अगर उनका इफेक्टिव वो ना हो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विस में और जॉब्स में। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, यहाँ पे टर्म क्या है? डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नो बाबा नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिफाइन एनीथिंग। अगर कोई भी चीज डिफाइन करनी है तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारी अदर टर्म्स भी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। तो वहां पे हमने ये बोला है कि डिफाइन, मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट। जहां भी ऐसे वर्डिंग आती है तो वहां पे एकदम तैयार हो जाना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है इस स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट टू फुल्ली रॉन्ग है। तो आंसर पे अगर जाओगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ वाला स्टेटमेंट तो पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट? नो। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट? नो। आगे के पढ़ने की फिर जरूरत है ही नहीं। सी में क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यस, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है बट जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। और लास्ट वाले पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट वाले को ही इनकरेक्ट बता रहा है। तो इसका भी जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी और स्टेटमेंट 1। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि अपने जजमेंट में बहुत सारे जो जजमेंट आए उनमें से एक आया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में आया था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये 2006 में आया था। ये बोल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको लिमिट किया जाएगा आर्टिकल 335 विच प्रोवाइड्स द मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब क्लेम्स किया जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पब्लिक सर्विस में और पोस्ट में उनके अपॉइंटमेंट के दौरान। ठीक। और जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट 2 गेट रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये कब पार्लियामेंट करती है? ऑप्शन 2 क्या है? द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो वैलिडिटी ऑफ लॉ है जिसको कि 9th शेड्यूल में रखा गया है उसको किसी भी कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जाएगा और कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जाएगा उस पे। तो आपको बताना है अब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ और नीदर। तो पहला स्टेटमेंट चेक करो। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, इट इज करेक्ट। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स देखे हैं इस सीरीज के तो वहां पे हमने मेंशन किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31A एंड 31B है उनका रिलेशन है लॉ से, लैंड लॉज से। ठीक है, और उनके द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं उनको 9th शेड्यूल में रखा जाता है ताकि इनको जो कोर्ट है उसके एम्बिट से बाहर रखा जाए। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड। पहले तक ये कहानी ठीक थी कि उसको एग्जामिन नहीं किया जाएगा। कब तक? 24 अप्रैल 1973। इस दिन को क्या हुआ था? इस दिन आया था केशवानंद भारती केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये बताते हुए
इसका इसको ये बताते हुए इसको रोक लगाई थी इस शेड्यूल पे कि इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर उस पे खतरा आता है, तो आपका जो ये 9 शेड्यूल में रखे गए लॉज है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। तो अब क्या है कि जो विपोर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि अगर ये 1973 है, तो इससे पहले के जो भी लॉज बने हैं इधर को, ठीक है, वो चाहे 1950s में बने हैं और टिल 1973 तक, वहां पे कोर्ट कोई भी अपना इंटरवेंशन नहीं करेगा। बट अगर 1973 के बाद अगर कोई लॉज बने हैं लैंड से रिलेटेड, तो उनके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए क्या हो जाता है, रॉन्ग। द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड। अब जो कोर्ट है उसको एग्जामिन कर सकता है। और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, नाउ जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली वन, ऑप्शन ए। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 31 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू प्लेस लॉज इन द 9th शेड्यूल। और जो शेड्यूल है ये 1951 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट बना था। एज यू नो, इनिशियली देयर आर ओनली 8 शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद 4 और शेड्यूल हमने जोड़े थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो जो 9 है ये जोड़ा था, 10th जोड़ा था, 11th जोड़ा था और 12th जोड़ा था। तो जो 9th है ये हमने देख लिया, ये लैंड लॉज से रिलेटेड है। और 10th हम बहुत बार कर रहे हैं कि जिसमें किसकी बात की जाती है, एंटी डिफेक्शन की, कि जो भी मतलब दल बदल है वो नहीं किया जाएगा। 11th में किसकी बात की जाती है, पंचायत की, जितने भी पंचायत है उनकी। और 12th में नगर पालिका की। तो ये नए शेड्यूल जो जोड़े गए थे। बाकी आर्टिकल 31 ए और 31 बी है, इनमें जो बातें हैं वो ये बोली गई है कि 31 ए क्या कह रहा है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और जो 31 बी है वो वैलिडेशन को कहता है कि सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की, किसमें, हमारे जो भी 9th शेड्यूल में रखे गए हैं। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, जो 9th शेड्यूल है उसमें जितने भी लॉज रखे गए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973 के बाद, वो ओपन है चैलेंज करने के लिए कोर्ट में, ताकि अगर वो वॉयलेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, तो उनको एग्जामिन किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitation upon ऑप्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो डीपीएसपी है ये किस पे लिमिटेशन करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन पे, और दूसरा क्या है, या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे। तो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है लेजिस्लेटिव फंक्शन पे या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे ये लिमिटेशन मारते हैं, किस पे लिमिटेशन मारते हैं। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर डीपीएसपी के बारे में हमने पढ़ा है और प्रीवियस जो पार्ट्स है उनमें हमने जो डिस्कशन करा है, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी है, ये क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। किसके लिए, स्टेट के लिए। ये उनके ऊपर कंपलसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर। और साथ ही हमने ये बोला है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब ये लीगली, या ये जो है हमारे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, नॉट एनफोर्स बाय कोर्ट्स, कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, गवर्नेंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसलिए जो डीपीएसपी है वो फंक्शन तो है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो भी है, बट ये लिमिटेशन नहीं होते हैं। इट इज नॉट लिमिटेशन अपॉन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वट, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि सरकार इस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाए जो कि डीपीएसपी में मेंशन किए गए हैं, और ताकि जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट है उसका जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो अच्छे से पूरा किया जा सके। तो इसकी जो लिमिटेशन है ये ना तो इस पे लगती है लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे और ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। अंडरस्टैंड। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी फर्दर डिटेलिंग यहाँ से देख सकते हैं। जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर और नॉट लीगली इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। वो चाहे कोई भी सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा जब उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना बोला जाएगा इन सरकारों को। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होती है स्टेट से
कि आप जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में अगर आप इनकी हेल्प लेना चाहें तो इसके थ्रू आप अपने रूल रेगुलेशन इस तरीके से बना सकते हैं। और जो डीपीएसपी है, ये लिमिटेशन नहीं करते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे, बल्कि ये तो आगे का रास्ता निर्देश है ये, कि सरकार इस तरीके से कर सकती है, नॉट कैन बी। ओके, यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा रहा है, सरकार पे लिमिट नहीं मारी जा रही है। तो जो लिमिटेशन वाली टर्म थी वो गलत थी, क्वेश्चन में लिमिटेशन वाली टर्म गलत थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? तो इंडियन सिटीजन की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन जो पहला है स्टेटमेंट है वो क्या है? अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है इन ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए प्रोवाइड की गई है। स्टेटमेंट टू क्या है? दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, कि जो हमारी लीगल ड्यूटीज है उसके साथ कोरिलेट करती है। तो आपको राइट आंसर नीचे दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है, वन, टू, बोथ और नीदर। तो पहले बात तो अब हम स्टेटमेंट वन को चेक करेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। क्या कभी हमने कानून पढ़ा है ड्यूटीज पे, कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ आया है? हैव वी एवर लिसन दैट? नो, वी हैव, हमने कभी इसको सुना नहीं है कि सरकार ने हमारी जो कर्तव्य है उनको लागू करने के लिए कोई लीगल प्रोसेस किया है। नहीं सुना है ना? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा क्या है? दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। नहीं भाई, ये लीगल ड्यूटीज के साथ कोरिलेटिव नहीं करते हैं। दे आर दी कोरिलेटिव विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक, बाकी जो हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपको पता ही है, पार्ट 4 ए में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 51 ए में ये मेंशन है। टोटल नंबर इनका 11 है, 11 टोटल ड्यूटीज है। इनिशियली 10 थी, और फिर 1 ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिससे कि जो शिक्षा का अधिकार था उसको एक कर्तव्य बनाया गया है, कि पेरेंट्स जो होंगे उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। ठीक, तो इस तरीके से ये 11 हमारी ड्यूटीज है, और ये कोई भी जो हमारी पार्लियामेंट है उसने अभी तक इसको नहीं लगाया है, और साथ ही कोरिलेटिव टू फंडामेंटल राइट्स, नॉट लीगल ड्यूटीज। ओके, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। तो फर्दर डिटेलिंग आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं कि पार्लिया तो जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? कि पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट में प्रोवाइड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड पनिशमेंट, कि अगर कोई ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है कर्तव्य, अगर इनसे पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के इनको पनिशमेंट और पेनल्टी लगा सकती है। बट करेंटली नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज। तो अभी तक इसके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इसके लिए एक वर्मा कमेटी बनाई गई थी 1999 में, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या उनको लागू किया जाए सिटीजन्स पे एक लॉ के द्वारा, ताकि जो सिटीजन्स है वो इफेक्टिवली इनको माने, और इन जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर वायलेट करता है कोई तो उनको भी इस तरीके से इन्फोर्स किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज को भी। बट उस पर कोई कंसिडरेशन आगे नहीं किया गया था। साथ ही जो स्टेटमेंट टू है वो भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दे सर्व ए रिमाइंडर टू द सिटीजन्स दैट जब आप अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं तो उस समय आपको अपने राइट ही राइट नहीं देखने हैं। एज अ सिटीजन उस समय आपको अपने ड्यूटीज भी याद होने चाहिए, कि आप हर चीज के लिए बोल रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स है, कि मेरे को, मेरा राइट टू स्पीच है, मैं कुछ भी बोलूंगा। बट आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है साथ में, कि जिससे देश के लिए नुकसान हो, जो देश के अगेंस्ट हो, तो इस तरीके की जो वर्डिंग है उससे आप बचेंगे। साथ ही जैसे तोड़फोड़ भी करते हैं, कभी पथराव करते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स, हमारा एक्सप्रेशन का राइट है। एक्सप्रेशन का राइट तो है, बट पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर आपके ऊपर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। भले ही ये कानूनी तौर से लागू नहीं है, बट एथिकली आपको ये माननी चाहिए। ओके, ताकि आपकी जो कंट्री है, सोसाइटी है, और जो फेलो सिटीजन्स है वो प्रोग्रेस कर सके, और ये जो ड्यूटीज है ये लीगल ड्यूटीज के साथ कोरिलेटिव नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, तो दिमाग में अगर फ्रेम आ गया है तो यू कैन गेस योर राइट आंसर। तो डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहला क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। क्या ये हमारा राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में आता है?
दूसरा क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज दिस। ऑप्शन सी, तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और चौथा क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो यहाँ पे आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स है या कौन से ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाले हैं। तो फर्दर आंसर हमारे ये नीचे दिए गए हैं ए बी सी डी। आपको पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो अगर आप एलिमिनेशन पे जा सकते हैं तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम कर सकता है कि माना आपको अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पता है कि भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो भी कौन सा आर्टिकल है, ये 17। तो यहाँ से फिर आप एलिमिनेशन पे जा सकते हो कि जो सेकंड वाला है ये तो होगा नहीं। ठीक, तो सेकंड जहाँ जहाँ पे उसको एलिमिनेट कर दें, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। यू कैन गेट योर आंसर, द आंसर विल बी 1 and 4। ठीक, बट क्यों ये आंसर ऐसा आ रहा है, बाकी हम डिटेलिंग इसकी जान सकते हैं फर्दर भी, कि जो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, ये भी आपको अगर फंडामेंटल राइट्स पता है तो यू नो वेरी वेल, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज अंडर आर्टिकल 29। तो ये भी नहीं है, तो थर्ड इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ टू आर रिमेनिंग, और 1 and 4 हमारे पास ऐसे भी आ रहा है एलिमिनेशन मेथड से भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्यों करेक्ट है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये कौन सा आर्टिकल है, 23, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का या फोर्स लेबर नहीं कराई जाएगी, किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, और किसी का भी व्यापार नहीं किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वैसे इंडिया में आज भी ये सबसे बड़ा मुद्दा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। बहुत सारी लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है, बट उस पर जो अथॉरिटीज है वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बट फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक फंडामेंटल राइट है, और ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन का जो राइट है उसको उल्लंघित करता है। और दूसरा और फोर्थ स्टेटमेंट ये भी सही है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, मतलब जो 14 साल से नीचे के जो भी बच्चे होंगे उनको किसी भी फैक्ट्रीज या माइंस में नहीं लगाया जाएगा। ठीक, नहीं तो अगर उनको लगाया जाएगा तो ये जो फैक्ट्री मालिक है या कंपनी के जो भी मालिक है उनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन है उसको किए जाने का वो लगाया जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 24। ओके, बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24 बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स 23 है, और जो चाइल्ड है उनको नहीं लगाने अनहेल्दी वर्क में, तो ये आर्टिकल 24 बोलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सेकंड क्या बोल रहा है, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट इनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। तो यहाँ पे अगर आपने डीपीएसपी को हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, अब तो ये रट जाना चाहिए कि जो डीपीएसपी है ये सोशियो इकोनॉमिक की बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, और साथ ही हमारे पास ये कोर्ट के द्वारा, जो भी हमारा कोर्ट है उसके द्वारा ये फोर्स नहीं किए जाते, इन्फोर्स नहीं किए जाते, मतलब दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। तो इसका जो बोथ स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, पहला करेक्ट है, स्पेल आउट सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यस ये बात करता है। आर्टिकल 37 में इसकी बात करता है कि भाई जो स्टेट है उसको सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनने के तरह काम करना है आगे, और वेलफेयर स्टेट जो है ये उसका ये कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रोविजन कंटेन दीज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, यस कि अगर गवर्नमेंट यानी स्टेट इनके जो प्रोविजन है वो लागू नहीं करता है या इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो कोई सिटीजन सिटीजन इसका वो लेके नहीं जाएगा कि भाई मेरे को ये जो डीपीएसपी है ये प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक, तो इट इज नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये स्टेट्स की प्रिंसिपल्स है। ओके, तो कौन सा करेक्ट है, तो इसके दोनों ही करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 and 2। फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 4 में आते हैं डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट की बात करता है और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने की बात करता है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो आर्टिकल 37 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है और नॉन जस्टिसिएबल है, तो इनको लागू नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये भी बात करते हैं कि फंडामेंटल होते हैं गवर्नेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, मैंने बहुत बार ये भी करा दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, प्रीवियस जो भी पार्ट है एक एक करके अच्छे से देख लेना।
पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इंडिविजुअल लिबर्टी पे इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। स्टेटमेंट टू है प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रीवियस क्लास की जो हमने डिस्कशन करा है वो याद है तो आप इसका आंसर वेरी इजीली कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? नहीं। हमने बात करी थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है ये क्या होती है? लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट। और लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो सिटीजन्स है इनके जो भी लिबर्टी है उसको मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है या लिमिटेशन लगाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल्स लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। नो, इट इज रॉन्ग। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो स्टेट है वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगें तो जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको कर्टेल किया जाएगा ताकि स्टेट का इंटरेस्ट मेंटेन रहे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। यस, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाने के लिए स्टेट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली ऑप्शन बी। ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में बोला है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। पावर ऑफ अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ये इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगाती है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आपको बोलना है कि जो राज्यों के राज्यपाल है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी है, विवेकाधीन। उनके विवेक के अधीन कौन कौन सी शक्तियां आती है। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाया है। मे बी नॉट। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, क्या ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? Reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the President of India. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? Making the rules for conduct the business of state government. तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गवर्नर है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन देखो, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। इज इट सो? यस, इट इज डेफिनेटली। क्योंकि इसमें वो किसी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट्स की उसको नहीं पूछेगा, वो सीधा सीधा सा उठाएगा और प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज देगा चुपचाप कि लो महाराज जी, यहाँ पे इस तरीके से रूल रेगुलेशन चल रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और प्रेसिडेंट में भी कंसिडरेशन, जो प्रेसिडेंट रूल का मतलब सिंपल सा ये है कि तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे दखल देने वाली है। ठीक। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नो, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। ये तो एक मतलब पावर दी गई है, ये उनके विवेक पे नहीं होती ये। वैसे अगर मिनिस्टर का जो अपॉइंटिंग है ये चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर किया जाता है। और जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको चूज किया जाएगा जो मेजोरिटी के साथ आया है। जो पार्टी मेजोरिटी के साथ विन होके आई है उसको सीएम, उनका जो नेता होगा वो सीएम होगा। और जो सीएम है वही अपने लिए मिनिस्टर चूज करेगा। बस प्रेसिडेंट जो गवर्नर है उनको वो अपॉइंट करेंगे। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। बाकी अगर एक सिचुएशन में यहाँ पे वो विवेकाधीन की शक्ति कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन की। अगर माना यहाँ पे तीन पार्टी है, ए, बी एंड सी। तो इन तीन पार्टियों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, मेजोरिटी नहीं मिलती है। तो माना सी पार्टी को जो सीट्स है वो ज्यादा है, तो गवर्नर इस सी पार्टी से को बोलेगा कि आप हाउस में आओ, अपनी मेजोरिटी साबित करो, मैं आपका एक सीएम बना दूंगा। तो यहाँ पे इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि यहाँ पे ये चूज कर सकते हैं इन केस देयर इज नो फुल मेजोरिटी। ओके, इफ देयर इज फुल मेजोरिटी देयर विल बी नो क्वेश्चंस ऑफ discretionary power to appoint CM or whatever else. But in lack of majority, there will be discretionary power of governor to choose CM for
मेकिंग गवर्नमेंट इन स्टेट। ओके। थर्ड क्या बोल रहा है, रिजर्वेशन रिजर्विंग सर्टेन बिल्स। ये तो भाई पक्का है कि कोई अगर बिल है तो गवर्नर के पास अगर कोई बिल जाते हैं तो उनके पास दो तीन पावर होती है। एक तो वो उसको पास कर दें, ठीक है, दूसरा उसको होल्ड कर लें, और इसी होल्ड को फिर आगे वो प्रेसिडेंट को भेज देगा, ठीक। और तीसरा क्या है कि वो उसको रिटर्न कर दें। तो जो ये प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो ये वाला फिर यहाँ पे बात की जा रही है, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो सीएमओ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होगी, वो चुपचाप उठाएगा और प्रेसिडेंट को ये बिल थमा देगा। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेकिंग द रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ और पावर ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। ओके, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट अपने आप अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, और उसमें अगर गवर्नर का रोल है भी तो वो डिस्क्रिशनरी पावर का नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करने हैं कौन से करेक्ट आंसर है, तो 1 and 3 ओनली। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं कि जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होता है चूज करने का कि मैं किसको कैंडिडेट चूज करूं एज अ सीएम। इससे आगे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं चलती है। और ये भी कब है? जब नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी। अगर क्लियर मेजोरिटी है तब ये क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। दूसरा है दे कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल, तो इसके लिए इनकी जो ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है ये लागू होती है। और सबमिट रिपोर्ट ऑन दियर ओन टू द प्रेसिडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अगर प्रेसिडेंट मंगाता है या प्रेसिडेंट को अपनी इच्छा से देना चाहता है तो ये भी उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। और साथ ही कैन विद होल्ड दियर एसेंट टू अ बिल, जो हमने तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो स्टेट में बिल को एसेंट देना है उसको भी होल्ड कर सकता है और प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व रख सकता है। और जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है ये या रूल बनाने हैं ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना होगा। दूसरा क्या है, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा क्या? तो इस बात पे आपको नीचे जो ऑप्शन है वो देख के आंसर मारना है, मार्क करना है। तो पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली, नो। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बिल के बारे में क्या पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। प्लस इसमें जो प्रेसिडेंट है उनकी प्रायर कंसेंट की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मनी बिल में हमने देखा था कि वहां पे प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट लेनी होती है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट की भी जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात क्या है, इफ सच एन अमेंडमेंट सिक्स टू मेक चेंजेस इन फेडरल कैरेक्टर, अगर फेडरल कैरेक्टर में चेंजेस किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी जो आया था तो उससे स्टेट्स गवर्नमेंट जो थी उन पे भी इफेक्ट आने वाला था, इम्पैक्ट आया उसका, बिल्कुल आया। तो उस केस में जब जो फेडरल कैरेक्टर है अगर वो चेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स। ऑल यहाँ पे फोकस पॉइंट है, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, नहीं ऑल नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स को जो ये बिल है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से स्टेट गवर्नमेंट इसको पास करेगी। मतलब 50% स्टेट गवर्नमेंट को पास करना है ये बिल अपने अपने स्टेट में, तब जाके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है ये लागू होगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल। तो पहले स्टेटमेंट तो हमने बोल लिया है कि लोकसभा ओनली, ये गलत है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में आ सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा क्या है कि जो अगर फेडरल चेंज हो रहे हैं तो वो सभी स्टेट का रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 50% स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी है रॉन्ग। तो यहाँ से आपका आंसर जो आता है वो है डी, नीदर वन नॉर टू। बाकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आर्टिकल 368 के तहत
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाहते हैं, सॉरी ये पार्ट 4 नहीं, पार्ट 20 में आता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जाती है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि जो आपका बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो उसको आप ईदर हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही प्रेसिडेंट की जो परमिशन है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही अगर ये फेडरल कैरेक्टर में चेंजेस करते हैं तो हाफ ऑफ द स्टेट्स की सिंपल मेजोरिटी की हमको जरूरत होती है, ना कि ऑल की। ओके, तो ये थे हमारे आज के जो क्वेश्चंस है इनका डिस्कशन। आई होप आप सभी को ये जो डिस्कशन है वो समझ में आ रहा होगा, और हम बहुत डिटेलिंग से इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यहीं से हम अपने पॉलिटिक की जो स्ट्रेंथन है या जो वीक पॉइंट्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और बार बार रिपीटेटिव मोड पे जब ये क्वेश्चंस हम करते रहेंगे तो ये हमारे ब्रेन में फीड हो जाएगी, और यहीं से जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक का वो आपका बन जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आपका एक भी सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, और आप सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस है उसको इजीली हल कर सकोगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का आज के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।